एक ऐसा देश जिस देश में एक से बढ़कर एक साधु महात्मा ऋषि गंधर्व यहाँ तक कि देवताओं ने अवतार लिया। एक ऐसा देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया को लूटने का रास्ता वास्को डी गामा ने आज से 504 साल पहले अपने साथी लुटेरों को दिखाया था। वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान की कोई खोज नहीं की थी। हिंदुस्तान तो पहले से ही था, लेकिन कुछ इतिहासकारों की साजिश की वजह से आज भी यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी, जो कि बिल्कुल गलत है। 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था उसमें दो देश बहुत ताकतवर थे। उस ज़माने में एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था और पुर्तगाल के जैसा ही एक दूसरा लुटेरा डॉन और माफिया था। उसका नाम था कोलंबस, जो कि स्पेन का था। कोलंबस निकला था अमेरिका को लूटने और वास्को डी गामा निकला था भारत को लूटने। एक बार पुर्तगाल और स्पेन की सत्ताओं के बीच में लूट का माल जो मिला है उसके बंटवारे को लेकर काफ़ी गंभीर लड़ाई हुई थी। इस पर मध्यस्थता करते हुए उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि 1492 के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को दो हिस्सों में बांटा गया और दो हिस्सों में ऐसा बांटा गया कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का कार्य पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का कार्य स्पेन करेगा। ये आदेश सन 1492 में पोप ने जारी किया था। ये आदेश जारी करते समय जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या किसी पोप को ये अधिकार है कि वो दुनिया को दो हिस्सों में बांट सके और उन दोनों हिस्सों को लूटने के लिए दो अलग अलग देशों को नियुक्त करे। स्पेन को कहा गया कि दुनिया के पश्चिमी हिस्से को तुम लूटो, पुर्तगाल को कहा गया कि दुनिया के पूर्वी हिस्से को तुम लूटो। पुर्तगालियों को दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का पोप की तरफ से आदेश मिला था, इसलिए उसी कार्य के तहत वास्को डी गामा हमारे देश आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। दूसरी तरफ उसी लूट के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोलंबस अमेरिका गया था। इतिहासकार बताते हैं कि 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसने अमेरिका में जो मूल प्रजाति थी रेड इंडियंस, जिनको माया सभ्यता के लोग कहते थे, उन माया सभ्यता के लोगों से मार काट करना और सोना चांदी छीनने का कार्य शुरू कर दिया। उस आदमी ने 14 से 15 सालों तक बराबर अमेरिका के रेड इंडियंस लोगों को लूटा और उस लूट से भर भर कर जहाज जब स्पेन गए तो स्पेन के लोगों को लगा कि अमेरिका में तो बहुत संपत्ति है। तो स्पेन की फ़ौज और स्पेन की आर्मी फिर अमेरिका पहुंची और स्पेन की फ़ौज और स्पेन की आर्मी ने अमेरिका में पहुंचकर 10 करोड़ रेड इंडियंस को मौत के घाट उतार दिया। 20 मई सन 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचा था। उस समय कालीकट के राजा झामोरिन थे। वहां पहुंचकर वास्को डी गामा ने झामोरिन से कहा कि मैं आपका मेहमान हूं और हिंदुस्तान के बारे में मैंने कहीं से पढ़ा है कि इस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन होता है। तो उसका षड्यंत्र झामोरिन की समझ में नहीं आया। झामोरिन ने ये अतिथि है ऐसा मानकर उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कहा कि मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, आप मुझे रहने की इजाज़त दे दो। जिस वास्को डी गामा को झामोरिन ने अपने राज्य में रहने की इजाज़त दी, उसका स्वागत किया, उसी वास्को डी गामा ने झामोरिन की काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और कालीकट पे अपनी सत्ता जमा ली। वास्को डी गामा कालीकट का राजा बन गया। कालीकट भारत के केरल राज्य में समुद्र के किनारे पड़ता है, जिसका वास्को डी गामा ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। जितने हिंदुस्तानी व्यापारी अपना माल भर भर के साउथ ईस्ट एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे, उन जहाज़ों पर वास्को डी गामा ने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और जो कोई जहाज़ वास्को डी गामा को टैक्स देने से मना कर देता, उस जहाज़ को समुद्र में डुबोने का कार्य वास्को डी गामा बखूबी करता था। वास्को डी गामा 1498 में पहली बार हिंदुस्तान आया और यहाँ से जब लूट के संपत्ति ले गया तो 7 जहाज भर के सोने की असरफियाँ थीं।
दूसरी बार आया तो हिंदुस्तान से लूट कर जो सोना ले गया वो करीब 11 से 12 जहाज भर के सोने की असरफियाँ थीं। और तीसरी बार जब हिंदुस्तान से सोना लूट कर ले गया तो वो 21 से 22 जहाज भर के सोने की असरफियाँ थीं। वास्को डी गामा हिंदुस्तान में 3 बार लगातार लूटने के बाद चौथी बार भी आता, लेकिन वो मर गया। इतना सोना चांदी लूटकर जब वास्को डी गामा यहाँ से ले गया तो पुर्तगाल के लोगों को लगा कि हिंदुस्तान में तो बहुत संपत्ति है। भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में पुर्तगालियों ने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ था। उनको कहीं से पता चल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति 17 बार आक्रमण कर चुका है। महमूद गजनवी 17 बार लगातार आता रहा, लूटता रहा इस देश को। एक ही मंदिर को, सोमनाथ का मंदिर जो बेरावल में है, उस सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति एक वर्ष आया, अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया। दूसरे साल आया, फिर अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया। तीसरे साल आया, फिर लूट कर ले गया। और 17 साल वो बराबर आता रहा और लूट कर ले जाता रहा। लेकिन वास्को डी गामा ने आकर लूट को जिस तरह से केंद्रित किया और ऑर्गेनाइज किया वो समझने की ज़रूरत है। पुर्तगाली लोग आए, उन्होंने 70 से 80 वर्षों तक इस देश को खूब जमकर लूटा। पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद। फिर उसके पीछे फ्रांसीसी आए, उन्होंने भी इस देश को खूब जमकर 70-80 वर्ष तक लूटा। उसके बाद डच आ गए, यानी हॉलैंड वाले आ गए, उन्होंने भी इस देश को खूब लूटा। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, हिंदुस्तान में लूटने के लिए ही नहीं बल्कि इस देश पर राज्य भी करने के लिए। पुर्तगाली आए लूटने के लिए, फ्रांसीसी आए लूटने के लिए, डच आए लूटने के लिए, और फिर पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए। अंग्रेज़ों ने लूट का तरीका बदल दिया। ये अंग्रेज़ों से पहले जो लूटने के लिए आए वो आर्मी लेकर के आए थे, बंदूक लेकर आए थे, तलवार लेकर आए थे और ज़बरदस्ती लूटते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि लूट का सिलसिला ही बदल दिया और उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, उसका नाम ईस्ट इंडिया रखा। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी। सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेज़ों को कोठी बनाने के लिए हम ज़मीन दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज़ हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अगर ये पता होता तो कभी अंग्रेज़ों को सूरत में ठहरने की भी ज़मीन नहीं मिलती। अंग्रेज़ों ने फिर वही किया जो उनका असली मकसद था। पहले कोठी बनाई, व्यापार शुरू किया, धीरे धीरे पूरे सूरत शहर पे अपना कब्जा किया और अपना व्यापार फैलाया। सन 1612 में सूरत के नवाब की हत्या कराई। अंग्रेज़ों ने जिस नवाब से ज़मीन लिया कोठी बनाने के लिए, उसी नवाब की हत्या कराई और 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी तो सूरत का पूरा एक बंदरगाह अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। अंग्रेज़ों ने जो कार्य सूरत में किया था वही कार्य कलकत्ता में किया, वही कार्य मद्रास में किया, वही कार्य दिल्ली में किया, वही कार्य आगरा में और लखनऊ में किया। मतलब अंग्रेज़ जहाँ जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर जाते थे। उस हर शहर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था। 200 वर्षों के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेज़ों ने सारे देश को अपने कब्जे में कर लिया। 1750 आते आते सारा देश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया था। 1750 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उसको ये अंदाज़ा हो गया कि अंग्रेज़ इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं, इस देश को गुलाम बनाने आए हैं, इस देश को लूटने के लिए आए हैं। सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो 1757 में पलासी का युद्ध के नाम से मशहूर हुआ। पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों के पास सिर्फ 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला हार गया। अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो अंग्रेज़ी सेना का सेनापति था और भारतवर्ष की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला, उसका भी एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफ़र। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था अगर भारतीय सिपाहियों के सामने से हम आक्रमण करेंगे तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या सिर्फ 300 है, 2 घंटे भी युद्ध नहीं चलेगा। क्लाइव ने इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख के कहा था। क्लाइव की 2 चिट्ठियां हैं उन दस्तावेज़ों में। एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा है कि हम सिर्फ 300 सिपाही हैं और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही हैं, हम युद्ध जीत नहीं सकते। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट
अंग्रेजी पार्लियामेंट से चाहती है कि हम प्लासी का युद्ध जीतें तो ज़रूरी है कि हमारे पास और भी सिपाही भेजे जाएं। जब रॉबर्ट क्लाइव को कोई सेना मदद देने से ब्रिटिश हुकूमत ने मना कर दिया, तब उसने मीर जाफ़र जैसे एक गद्दार को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर उसके सिपाहियों को बिना युद्ध लड़े समर्पण कराने को राजी करवा लिया। युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को और यह युद्ध मात्र 40 मिनट तक ही चला। भारतवर्ष के 18,000 सिपाहियों ने मीर जाफर के कहने पर अंग्रेज़ों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया। अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाया रॉबर्ट क्लाइव ने, और कलकत्ता में एक जगह है, उसका नाम है फोर्ट विलियम। उस फोर्ट विलियम में 18,000 सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया। 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और उसके बाद 11वें दिन उन सब की हत्या कराई, और उस हत्या करने में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की भी हत्या मुर्शिदाबाद में करा दी। उस जमाने में मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद गद्दार मीर जाफर बंगाल का नवाब हो गया। 1588 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। लंदन के व्यापारियों ने मिलकर रानी एलिजाबेथ से हिंद महासागर में व्यापार करने की इजाज़त मांगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तो ये शुरुआत के कुछ दिनों में ही दिवालिया कंपनी घोषित हो गई, क्योंकि ये पैसा नहीं कमा रही थी। जब लंदन के व्यापारी पहली बार समुद्री यात्रा के लिए निकले तो वो अरब सागर से ही वापस लौट आए थे। इसके बाद 1596 में 3 पानी के जहाज़ यात्रा के लिए लंदन से रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही तूफान की चपेट में आकर तबाह हो गए। ऐसी असफलताओं को देखकर रानी ने यात्रा के लिए धन देने से मना कर दिया, लेकिन व्यापारियों की जिद के चलते रानी को झुकना पड़ा। 31 दिसंबर 1600 को रानी की आज्ञा लेकर फिर एक बार व्यापार के लिए रवाना हुए और इस बार जेम्स लैंकास्टर ने कमान संभाली। उस समय वो भारत तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन पूर्वी देशों से व्यापार करते रहे और 20 सालों तक घाटे में चल रही कंपनी लास्ट में 1608 में सूरत के बंदरगाह पर पहुंची। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिस देश में व्यापार के लिए वो 20 सालों से भटक रहे थे वो देश आ ही गया। अब उन्होंने अपने 2 वर्षों में दक्षिण भारत के बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना लगाया, लेकिन वो असफल रहा। व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरे देश पे ही राज किया है, लेकिन भारत से उसने जितना पैसा कमाया उतना और किसी भी देश से नहीं कमाया था। मछलीपट्टनम के कारखाने की असफलता के बाद उसने सूरत में कारखाना लगाने का विचार किया। सूरत उस समय का सबसे धन्यवान प्रदेश था, क्योंकि वहाँ से आयात निर्यात के द्वारा काफ़ी मुनाफा होता था। भारत से कपड़ा, स्टील और मसालों के बदले उनके बराबर के वजन का सोना मिलता था। इसी कारण सूरत में उस समय हर घर में सोने के भंडार थे और इतना सोना था कि उनको सोना तोलकर रखना पड़ता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत को लूटने 1618 ही आई थी, इसलिए उसने भारत में पैर जमाने के लिए कारखाना लगाने की अनुमति मांगी थी। उसमें भारत का बादशाह जहांगीर था और तब अंग्रेज अफसर थॉमस रॉ ने मुग़ल सम्राट से मुलाकात करना चाहिए। जब थॉमस ने जहांगीर को अंग्रेजी भाषा में पत्र लिखा जिसमें वो भारत के व्यापार करने के लिए ट्रैक लाइसेंस चाहते थे। ट्रैक शब्द का उस ज़माने में अर्थ होता था लूट मार। जहांगीर को दूसरी सब भाषाएं आती थीं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती थी। इस कारण उसने अपने एक दरबारी से पत्र पढ़ने को कहा और उस दरबारी ने अंग्रेज अफसर थॉमस ने पूरी योजना के साथ पहले ही खरीद लिया था। जब जहांगीर उस दरबारी की विश्वसनीयता के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रैक वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह उनको लूट मार की छूट मिल गई। अब वो जहाँ पर भी जाते तो बादशाह का हस्ताक्षर किया हुआ पत्र बताकर लूट मार करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष को अपना गुलाम बना लिया था अंग्रेज़ों ने और यहाँ से सोना ले जाकर अपना देश भरते रहे, जो कि आज बहुत खुशहाली से अपने आप को अमीर कहते हैं, जो कि वास्तव में वो किसी और का धन यानी हिंदुस्तान का धन है, जिस पर आज ये अंग्रेज़ और बाकी के जो लुटेरे हैं वो उस पर राज कर रहे हैं।